गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुँचती है। बीजेपी का विजयी रथ अब बंगाल की तरफ मुड़ चढ़ा है। आपके ऊपर गाज गिरने वाली है। एग्रेसिव कैंपेनिंग भी बहुत एग्रेसिव होगी और आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि बंगाल चुनाव में हिंसा की खबरें आएंगी। बिहार में जिनके वोट कटे उनको पता था कि हम गलत हैं, इसीलिए कोई सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। 50 लाख के आसपास के वोटों का अंतर है एनडीए और इंडी गठबंधन के वोटों में। जो आज विपक्ष में है, उस समय जब सरकार में थे तब भी एसआईआर हुआ है। क्या पहली बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी उड़ीसा दोहराने जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। देश में लोकतंत्र खत्म होने वाला है, डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी न रहे ऐसा प्रयास कर रही है बीजेपी और इस देश में चुनाव कराने वाली संस्थान चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग ये तय कर रहा है कि इन के इन प्रकारें चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ जाएं और ये काम और ये आरोप लगा रहे हैं तमाम विपक्षी दल। बिहार में चुनाव हारने के बाद विपक्षी दलों ने फिर से वही रोना रोया है कि चोरी हो गई, चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों को नहीं दे रहा था, यानी बीजेपी की कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मदद कर रहा था। वही कहानी जो हर बार महाराष्ट्र हारने के बाद, हरियाणा हारने के बाद, दिल्ली हारने के बाद, वही कहानी बिहार हारने के बाद। और तैयारी है वेस्ट बंगाल की। जी हां, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली में संबोधन बीजेपी दफ्तर में किया, उन्होंने ये कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक जाती है, यानी गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुँचती है। बीजेपी का विजयी रथ अब बंगाल की तरफ मुड़ चढ़ा है और इसको लेकर लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि क्या बंगाल में वो होने जा रहा है जो लंबे समय से नहीं हुआ। देखिए, जब वामपंथी पार्टियों की सरकार गई और ममता बनर्जी आई, उससे पहले ममता बनर्जी को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा और लंबे समय से वामपंथियों का शासन जो वेस्ट बंगाल में था वो खत्म हुआ। अब पिछले काफी समय से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं। बीजेपी लंबे समय से संघर्ष कर रही है। क्या बीजेपी 2026 में वो दोहरा सकेगी जो उसने बिहार में दोहराया है? क्या पहली बार उड़ीसा की तरह जहां पूर्ण बहुमत की सरकार आई, क्या पहली बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी उड़ीसा दोहराने जा रही है? नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि हम इलेक्शन मोड में नहीं रहते हैं, हम इमोशन मोड में रहते हैं। बीजेपी जिस दिन बिहार में चुनाव जीत रही थी, उसी दिन भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। मतलब जीत में न हार में किंचित, वो जो कहा कविता है, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में वाली जो बात है कि बीजेपी जब जीतती है तो भी बीजेपी अपना काम कर रही होती है, बीजेपी जब हार रही होती है तो भी बीजेपी अपना काम नहीं रोकती है। हमारे साथ हैं राहुल जी। राहुल जी, बंगाल के चुनाव इस बार डिसाइसिव होने जा रहे हैं। आपको पता है वहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब एसआईआर के तुरंत बाद जो बिहार में नतीजे आए, कहा गया चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया और कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद की, यह आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि 65 लोग भी अगर वैलिड होते तो 65 लोग भी बिहार की सड़कों पर नहीं दिखाई दिए जिन्होंने कहा कि हमारा नाम कट गया, हम यहीं के हैं, हमको वोट नहीं देने दिया गया। एसआईआर की प्रक्रिया अब बंगाल में है, वहां भी लाखों की संख्या में ऐसे लोग वोटिंग लिस्ट का हिस्सा हैं जो या तो मृत हैं या तो वो अपना जगह बदल चुके हैं। टीएमसी कह रही है कि हम होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई बीजेपी जीतने जा रही है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो प्रकाश जी, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो तैयारियों के साथ में होते हैं तभी बोलते हैं। बिहार में हमें याद है जब वो जनसभाएं कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार एनडीए अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है। निश्चित तौर पर वो पहले ही कह रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत एनडीए जीत। और देखिए, उस समय बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि भाई चुनाव जीतने के लिए नेता बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे
पहले दिन तक ये बोल रहे थे। और तो राहुल शपथ गांधी ग्रहण भी, की तारीख भी बता। हाँ राहुल गांधी भी, जिनकी एक सीट नहीं आई, वो भाई साहब वीआईपी वाले, वो भी यही कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आपने देखा होगा जब भी ऐसे बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। और प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट देते हैं जो लोग, वो एकदम पूरी तैयारी करने के बाद में तब कहते हैं कि जी आप बोल दीजिए ये होने जा रहा है। ये पहले दिन से पता था बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि एसआईआर को जोड़ा गया, जबकि एसआईआर कोई मुद्दा था ही नहीं। हमें छोड़िए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे, जो लोग बिहार में इतने लंबे समय तक घूमे, बड़े बड़े पत्रकार जिन्हें जाना जाता है कि भाई साहब वो दूसरी लहर की बात करते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, बीजेपी ने मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा है कि इतनी बड़ी जीत दर्ज की। देखिए बीजेपी मेहनत कर रही है, उसमें जीत एनडीए की हो जाती है। एनडीए मतलब जिसमें जेडीयू भी शामिल है, वो 5 पांडव, जितनी पांचों पार्टी, भाई कोई छोटे स्तर की पार्टी है, कोई बड़े स्तर की पार्टी है, जेडीयू बराबर की पार्टी थी, दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। चिराग पासवान की पार्टी थोड़ी कम सीटों पर चुनाव लड़ी, और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और जो हम, ये उससे भी कम सीटों पर चुनाव लड़े। मतलब अपने अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया, सब कुछ आसानी से हो गया। हालांकि उस दौरान ये कहा गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन क्या होता है कि चाणक्य बीजेपी के अमित शाह बिहार पहुंच जाते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ क्या होता रहा, लगातार हम ये देखते रहे कि वहां पर आपस में गुटबाजी हो रही थी, मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा नेता। उस बड़े नेता बनने के चक्कर में बंटाधार हो गया। अरे 10 दिन तक तो आपको पता ही नहीं था कौन किस सीट पर लड़ रहा है। हाँ। सब एक दूसरे के सिंबल बांट रहे थे, वापस ले रहे थे, तो जनता कंफ्यूज थी ना। बिल्कुल। अब देखिए, अब आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाइए, आप पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब ईवीएम से अब सीधे सीधे चुनाव आयोग नहीं है। हाँ, अब ईवीएम नहीं हो रहा, अब चुनाव आयोग ही सब कुछ गड़बड़ी कर दे रहा है। चुनाव आयोग जो कुछ करता है वो आज पहली बार नहीं कर रहा है, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका। जब जो आज विपक्ष में है, उस समय जब सरकार में थे तब भी एसआईआर हुआ है, कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है, जमीन पर कौन मेहनत ज्यादा करता है। बीजेपी के कार्यकर्ता वो 24/7 चुनावी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से सारे के सारे जो समीकरण हैं उनको साध रहे होते हैं। लेकिन ये बात पता नहीं चलती, महागठबंधन हो या फिर इंडी गठबंधन हो, वो जब चुनाव का समय आ जाता है उस समय घरों से बाहर निकलते हैं। जिस समय सीटों का बंटवारा होना होता है उस समय बड़े वाले भाई साहब विदेश चले जाते हैं, जिस समय नतीजे आ रहे होते हैं उस समय विदेश चले जाते हैं। तो यहां से क्रेडिबिलिटी पता चलती है कि कौन नेता कितना सीरियस है। सीरियसनेस की बात हो रही है। प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हम अब बंगाल में घुसने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि तैयारी बहुत बड़ी है। और प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के बड़े नेता हो, वो लगातार बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भी कई भाषण वहां पर हो चुके हैं। सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि अब की बार दीदी के लिए मामला मुश्किल है। हालांकि ये बात पहले भी कही गई है प्रकाश भाई, लेकिन ये जो लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं बंगाल से, समस्या ये है, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो अब अपने घरों को छोड़ करके जिन्होंने भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है वो गलत हैं। क्योंकि बिहार में जिनके वोट कटे उनको पता था कि हम गलत हैं, इसीलिए कोई सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही थी, यह कहा जा रहा था कि आपका खून कब खुलेगा, यह कहा जा रहा था आपके वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या इस बात की है, जो सही वोटर है उसका वोट तो था, लेकिन जो गलत वोटर थे उनके वोट कट गए, इसीलिए जानबूझकर वो सड़कों पर नहीं उतरे। अगर सड़कों पर उतरते तो फिर उनका टिकट काट दिया जाता। कहने का मतलब है कि उनको यहां हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई हक नहीं होता। हालांकि वो जाएंगे, लेकिन अभी खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप बंगाल को लीजिए, बंगाल में उन लोगों को पहले पता चल चुका है कि अब आपके ऊपर गाज गिरने वाली है, तो फिर वो पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भागने को तैयार हैं। और ये जो दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, देखिए वो कोई भी बात बोलते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, वो बड़े सीरियस होकर के हर बात को बोलते हैं जो वो कह रहे हैं, और उनकी बातों को मजाक में लेना ये उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है जो चुनाव को सीरियस नहीं लेते हैं।
और एक और बात है कि जैसे अगर आप बीजेपी चुनाव लड़ती कैसे है, बीजेपी को इस तरह का रिजल्ट क्यों मिलता है, जब आप देखेंगे बीजेपी का बड़ा से बड़ा नेता अगर दिल्ली से चलकर बिहार या अन्य राज्यों में जाता है, वो कोशिश करता है कि कितना लोकल हो जाए। वो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो गलियों में घूमना चाहता है, वो जिलों में घूमना चाहता है, वो पंचायतों में घूमना चाहता है, और सबका काम बटा हुआ है। हाँ। किसी का काम अगर मॉनिटरिंग है तो वो मौर्या होटल में बैठ के केवल मॉनिटरिंग ही कर रहा है, जगह जगह फोन करके रिपोर्ट ही ले रहा है। 2 प्रभारी थे, बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को दिया था प्रभार, इधर से भी प्रभारी थे। इधर वाले प्रभारी के बारे में कहा जा रहा है कि चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो पटना में हो, आप उनको फोन कर लीजिए, वो फोन ही नहीं उठाएंगे। 2-4 लाख फोन कर दिया होगा पत्रकारों ने, लेकिन कभी फोन नहीं उठाया, कभी कोई फीडबैक नहीं लिया कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी बीट कवर कर रहे थे लोग, उनसे लगातार, वो चाहे दिल्ली में हो या बिहार में हो, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर फीडबैक या अपनी भी बात बताते थे। ये एक साधारण बात है। इसके अलावा हमारी मत सुनिए, हम जो कह रहे हैं मत सुनिए, क्योंकि हमने तो ग्राउंड पर जब से हम गए हम लोग लगातार यही बता रहे थे कि यहाँ कुछ एंटी इनकम्बेंसी जैसा है ही नहीं। लेकिन जो लोग बताए जाते हैं कि प्रो कांग्रेस या प्रो इंडी गठबंधन कथित पत्रकारिता करते हैं, आप उनकी बात सुनिए। वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जाकर के 10 रैली कर दिए, योगी जी जाकर के 10 रैली कर दिए और चुनाव जीत गई। नहीं, बीजेपी जमीन पर चुनाव लड़ रही थी। जमीन पर लड़ने का मतलब ये है कि बड़े से बड़ा नेता वहां पर्चा बांट रहा था। इस बात की तस्दीक कैसे होती है प्रकाश भाई? हमने देखा, जो देखिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक, विधान परिषद के सदस्य, वो बिहार में, अब आप दर्शकों, विधान परिषद, हाँ, विधान परिषद के सदस्य जिनको कौन जानता। ठीक है भाई, विधायक चुनाव लड़ता है, भाई जनप्रतिनिधि है, लोगों के पास में जाता है तो लोग जानते हैं। विधान परिषद को कौन जानता है? वो बिहार में जाकर के वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी बात है। सांसद, मुझे याद है दिल्ली का चुनाव था प्रकाश भाई, तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां के विधायक, 200 विधायक दिल्ली के चुनाव में, 200 विधायक बिहार और पूर्वांचल से यहां आए थे दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए। अब आप सोचिए ऐसा क्यों? यानी जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, वो पर पकड़ बनाने के लिए। वो आपको कैमरे पे नहीं दिखेंगे, वो आपको टेलीविजन डिबेट पे नहीं दिखेंगे। क्या करते हैं वो घर घर जाते हैं, वो घर घर पर्चा बांटते हैं। मैं डोर टू डोर कैंपेन होता है, लोगों को अपनी पार्टी, अपनी पॉलिसीज, अपने नेता और उसके मिशन के बारे में बताया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि आपका कैंडिडेट कैसा है। कहने का सिंपल मतलब ये समझ लीजिए, पटना में अगर बारिश हो रही है, कहीं नहीं जा सकते, चौपर कहीं नहीं उड़ सकता, तो महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री उस दिन इनोवा कार से ही जहां जाना है वहां नाप दे रहा है, और पूरा दिन निकालने के बाद रात को जब वापस आ रहा है वो फिर से बैठकें कर रहा है। तो ये जो आपके पास क्या मुख्यमंत्री नहीं है? क्या आपके पास राज्यों में नेता नहीं है? लेकिन क्या ये डेडिकेशन है जब मेन नेता ही, जो जिसके बदौलत आप कह रहे हैं कि यही शैडो पीएम है, जब मेन नेता ही एक मुद्दा उठाता है, उसको छोड़ के फिर 20, 25, 50 दिन के लिए बाहर चला जाता है। चुनाव अनाउंसमेंट हो गया, फिर भी नहीं है। 6 तारीख को वोटिंग है, तो 30 या 1 तारीख से जो है कैंपेनिंग शुरू हो रही है। और जब कैंपेनिंग हो रही है, उस बीच में 1-2 दिन पहले ही आप जंगल सफारी करते हैं मध्य प्रदेश में। चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो पता लगा राहुल गांधी यूरोप में है। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं, फिर आप कहते हो कि जनता का वोट चोरी हो गया, तो जनता इस बात को समझ रही है। चोरी 2, 4, 10 वोट, 25 वोट कहा जाता है कि जहां 100-200 वोटों का अंतर हुआ वहां जिला प्रशासन खेल कर देता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ डिफिसिट दर्शकों इतना है, करीब 50 लाख के आसपास के वोटों का अंतर है एनडीए और इंडी गठबंधन के वोटों में। अब जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये कह रही है कि विजय रथ जो है बंगाल की तरफ है, ये सीरियस इसीलिए है क्योंकि बंगाल में जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, जब वामपंथी पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही थी, जो आक्रामक वामपंथी तरीका था जिसमें हिंसा, बम बारूद, गोली, खून खराबा, एग्रेसिव कैंपेनिंग, एग्रेसिव नारेबाजी, वो सब खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने वही तरीका अपना लिया जिसमें क्लब कल्चर हावी था, जिसमें क्लब कल्चर का मतलब कि छोटे छोटे इलाकों में, शहरों में, प्रांतों में, प्रखंडों में क्लब बने हुए,
उन क्लबों में क्या है, बेरोजगार युवा जो है वहाँ कैरम खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी मुहैया करा रही है। उनका काम क्या है? उनका काम है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए डराना धमकाना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए माहौल बनाना, जरूरी पड़े मारपीट करना, हिंसा करना। ये तौर तरीका वामपंथियों का था। इसी पर ममता बनर्जी शिफ्ट हो गई। हर छोटे मोटे कस्बों मोहल्लों में आपको क्लब मिल जाएगा जहां आस पड़ोस के युवा यही काम करते हैं और उनको बकायदा फंड दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। अब जब बीजेपी को बंगाल टेक ओवर करना है तो बीजेपी भी उसी रास्ते पर है। बंगाल ऐसे नहीं जीत सकते आप। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से बिल्कुल विपरीत है। वहां की राजनीति का जो एक तरह से वामपंथीकरण हो गया, आप राइट हैं, लेफ्ट हैं, जो हैं, तरीका आपको वही अपनाना पड़ेगा। बीजेपी अब उसी तरीके पर है क्योंकि उसके बगैर आप ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते। तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, एग्रेसिव कैंपेनिंग भी बहुत एग्रेसिव होगी और आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि बंगाल चुनाव में हिंसा की खबरें आएंगी। आप चाहे जितना कुछ तैनात कर लें, अर्धसैनिक बल तैनात कर लें, वहां ये सब होगा क्योंकि वो दौर होता है जहां लोग जाकर के धमका देते हैं कि अगर वोट करे भाई बीजेपी का झंडा लगाने पर लोगों का घर फूंक दिया गया है। मेन समस्या तो इसी बात की है ना, हर बार अगर बीजेपी को नुकसान हुआ प्रकाश जी तो वो इसीलिए हुआ। देखिए, हम ये मानते हैं कि हमेशा 3 टाइप का वोटर होता है, एक जो सत्ता के साथ है, एक जो सत्ता के खिलाफ है, तीसरा जो वोटर होता है, जो थर्ड टाइप का वोटर है, वो क्या करता है, आखिरी समय तक इंतजार करता है और फिर वो देखिए, क्योंकि बंगाल जैसे राज्य में डर के मारे भी लोग टीएमसी को वोट करते हैं कि कल को जब ये पता चल जाएगा, चुनावी नतीजे आएंगे कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है या फिर किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया है, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ उनके साथ में हो सकती है। हमने ये देखा पिछले चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कितने ऐसे केस सामने आए। वही तो लोग कहते थे कि बीजेपी को जिस तरीके से खुल करके सामने आना चाहिए था, पता नहीं क्यों, हमें नहीं पता, केंद्र सरकार ने उस तरीके से बंगाल में काम नहीं किया। देखिए, वो कोई चुनावी रणनीति हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ। यानी जब केंद्र सरकार को खड़ा होना चाहिए था अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, उस समय वो नहीं खड़े हुए। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। अब एक आशंका है, एक उम्मीद है कि शायद बीजेपी वहां बहुत अच्छा कर सकती है। नहीं भी अच्छा करेगी तो कम से कम केंद्र सरकार वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रही है ना। बीजेपी जैसे कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है बिहार में, हाँ, तो अगले 10 साल में भी बीजेपी कांग्रेस की कोई हैसियत होगी बिहार में, मुश्किल काम है। कांग्रेस कोशिश करती हुई भी नहीं दिख रही है। लेकिन पिछले 10-12 साल अगर आप याद करो, बंगाल के अंदर बीजेपी कुछ भी नहीं थी, लेकिन 10-12 सालों में ये हो गया, वामपंथी पार्टियां शिफ्ट हो गई। बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी दल है, विधानसभा में भी और लोकसभा के लिहाज से भी प्रमुख दल बीजेपी। मतलब अब वहां 2 पार्टियों की लड़ाई है, जो पहले 3 पार्टियों में होती थी। वामपंथी टीएमसी आपस में लड़ा करते थे, एक छोटा प्लेयर बीजेपी भी थी या कांग्रेस भी थी। लेकिन अब यहाँ 2 ही प्लेयर हैं, या तो टीएमसी या फिर बीजेपी। वामपंथी शक्तियां खत्म है, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, कांग्रेस लड़ती हुई भी नहीं दिख रही है, कांग्रेस के साथ टीएमसी जाएगी भी नहीं, मतलब किसी तरह का कोई गठबंधन राज्य में होगा भी नहीं। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो क्लब पॉलिटिक्स है जिसमें हिंसा है, 50 तक वही रास्ता है बंगाल में, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि टीएमसी के लोग जब करेंगे तो वो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जवाबी कार्रवाई के लिए आपने किस तरह के नेताओं को रखा है? ममता बनर्जी अगर हैं तो एक जगह जमाने में ममता बनर्जी का पूरा कैंपेन, ममता बनर्जी की पूरी सरकार और पार्टी देखने वाले शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास बंगाल में जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को उसकी सीट पर हरा दिया, वो है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी वो आदमी है जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा टीएमसी का डीएनए पता है। हाँ। टीएमसी चुनाव लड़ती कैसे है, टीएमसी चुनाव जीतती कैसी है, पूरा का पूरा चुनाव में क्या व्यवस्था होता है, किस तरह की कैंपेनिंग होती है, वो पूरा मॉड्यूल टीएमसी में शुवेंदु अधिकारी का बनाया हुआ है। ममता बनर्जी हैं, उसके पीछे शुवेंदु अधिकारी का बड़ा रोल रहा है। इसीलिए जब आप शुवेंदु अधिकारी को देखते हैं, वही आक्रामक तौर तरीका। और देखिए, हमारे यहाँ दिल्ली में या फिर नॉर्थ इंडिया में या बाकी जगहों पर कैसे होता है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद या अखिलेश जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद। वहां होता है जिंदाबाद ऐसे, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो देखिए नारों में भी राज्य की पॉलिटिक्स किस तरह की है, जैसे आपने देखा यहाँ बताया गया आरजेडी की जो कैंपेनिंग थी, उनका जो तौर तरीका था, वहां जो सॉन्ग थे, लोगों ने कहा ना कि भाई बड़ा आक्रामक था। लेकिन वहां जब आप जाएंगे वेस्ट बंगाल में, वहां ये तौर तरीका केवल एक पार्टी का नहीं है,
ये तौर तरीका बंगाल की राजनीति का हिस्सा है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इससे अपने आप को अलग करेगी तो फिर मुश्किल है, वो तरीका वही अपनाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो, आपको नारों में समानता मिलेगी या वही तौर तरीका जो एग्रेसिवनेस है वो मिलेगा। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बार जब कहा जा रहा है कि पार्थ रथ की दिशा बंगाल की तरफ मोड़ो, गंगा बिहार से लेकर बंगाल तक बहती है, इसका एक बड़ा मैसेज है। बीजेपी के बड़े नेता जब कैंपेनिंग बिहार बंगाल में शुरू करेंगे, लेकिन आप यकीन करिए जमीन पर बीजेपी ने कैंपेनिंग ऑलरेडी कई महीने पहले से बंगाल में शुरू कर दी है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब देश की राजनीति में जो सबसे बड़ा कह लीजिए युद्ध, कह लीजिए राजनीतिक युद्ध, वो बंगाल में होना है। और बंगाल का चुनाव इतना आसान या इतना साफ नहीं होगा जो आपने बिहार में देखा। बंगाल में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप नहीं देखना चाहते या जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बंगाल की राजनीति ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती आ रही है और इस बार भी वही सब दोहराने वाला है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।